हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको सूक्ष्मजीवों के बारे में ही पढ़ना है और ऐसे सूक्ष्मजीव को देखना है जो मानव के लिए कल्याणकारी होते हैं, मतलब मानव के लिए वो क्या है, एक प्रकार से लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, सूक्ष्मजीवों का मतलब देखते हैं कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्मजीव है उसको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यदि हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब होता है ऐसा जीव जो हमको दिखाई नहीं देता, मतलब वो बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम सूक्ष्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका परिभाषा लिख लेते हैं, वे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो जब हम इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं तो इनको देखने के लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो वे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप जिसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो क्लियर है, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से, नग्न का मतलब होता है कि हम जैसे कि बाकी जीवों को खुली आँखों से देख रहे हैं, तो उस टाइप से हम इन जीवों को नहीं देख सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब हमको जीवों को देखने के लिए जब हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है तो ऐसे सभी जीवों को सूक्ष्मजीव कहा जाता है। और ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो मनुष्य के लिए लाभ भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ये मनुष्यों के लिए लाभकारी व हानि दोनों होते हैं। तो इस तरीके से ये है सूक्ष्मजीव की परिभाषा। अब हम जो आगे यहाँ पर देखेंगे कि सूक्ष्मजीव जो है वो किस तरीके से मानवों के लिए लाभकारी होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व है। मतलब यहाँ पर घरेलू उत्पाद का मतलब है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो घर के लिए किस प्रकार से वो फायदेमंद होते हैं, क्या क्या चीज़ उनसे बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से हम उद्योग के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इस सूक्ष्म जीवों का यूज़ मानव बहुत प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। वो पहले से ही हर चीज़ बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, उद्योग स्तर पर भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो जनरली आप अगर अभी देखेंगे तो सूक्ष्म जीवों का यूज़ उद्योगों में अधिकांश होता आ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव। जैसे कि हमारे घर में दही बनाया जाता है और इडली ढोकला, ये सब बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं जो घर में ही बनाए जाते हैं। तो उनको जो बनने में जिस चीज़ का यूज़ होता है वह क्या है, सूक्ष्मजीव होता है। सूक्ष्मजीव के द्वारा ही इन सभी चीज़ों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दही के बारे में देखते हैं। दही ये क्या है, घरेलू उत्पाद होता है जिसको कर्ड कहा जाता है इंग्लिश में। तो दही कैसे बनता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही दही बनता है। तो दही बनता किससे है, तो दूध से दही का बनना। दही किससे बनता है, दही जो बनता है वो दूध से दही। ठीक है, तो दूध से दही कैसे बनता है, उसमें किस प्रकार से कौन से सूक्ष्म जीव यहाँ पर उपस्थित होते हैं जो दही में उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है,
तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड सिक्रेट करते हैं, तो जो है वो दूध में ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दूध में उपस्थित लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध में क्या उपस्थित होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट में LAB लैब कहा जाता है। तो दूध में कौन कौन से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। सबसे पहला है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये लैक्टिक एसिड सिक्रेट करते हैं या स्त्रावित करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं? दूध को पकाते हैं, तो यह अत्यधिक टेम्परेचर में क्या होता है? ये बैक्टीरिया दूध में उत्पन्न होते हैं और क्या करता है? उसके पश्चात ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड सिक्रेट करते हैं और हमारे जो दूध में है ना, जो दूध होता है उसमें कौन सा शुगर उपस्थित होता है दूध में? तो दूध में होता है लैक्टोज शुगर या शर्करा। दूध में क्या उपस्थित होता है? लैक्टोज शुगर उपस्थित होता है। तो ये लैक्टोज शुगर जो है वह LAB है ना, क्या है ये? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, उसकी उपस्थिति में ये लैक्टोज शुगर को किस में चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। और आपको पता है कि एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड हमेशा अम्लीय होते हैं। तो आप देखे हैं कि दही खट्टा होता है ना। दूध उस पहले क्या होता है? वो शुगर की वजह से दूध मीठे होते हैं। उसके पश्चात जब उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया आकर उसको क्या कर देते हैं? फर्मेंटेशन कर देते हैं और लैक्टोज शुगर को किस में चेंज कर देते हैं? वो लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, जिससे दूध से फिर किसका निर्माण हो जाता है? दही का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि दूध में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज शुगर होता है जो लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। और चेंज करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये दूध में उपस्थित होते हैं और दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के द्वारा दूध से दही का निर्माण होता है। यहाँ पर यदि हम समय देखेंगे कि दूध से दही का बनना, इसका समय कितना होता है? तो दूध से दही 6 से 8 घंटे के अंदर में बन जाता है ना। दूध से दही कितने समय में बन जाता है? 6 से 8 घंटे में वो बन के तैयार हो जाता है। तो दही में शुरू में दूध में तो लैक्टोज शुगर होते हैं, फिर बाद में जो वो दही में परिवर्तित हो जाता है तो दही में B12 विटामिन और कुछ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। उसके पश्चात आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सूक्ष्म जीव जो है वो दही को बनाने के लिए घरेलू उत्पाद के रूप में यूज किया जाता है। अब अगला हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार से दही बनता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो उसी प्रकार से अब हम दूसरा देखेंगे पनीर। पनीर कैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। हम लोग को पता है कि अधिकतर जितने भी जो घरेलू उत्पाद हैं उसमें आधा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो दूध से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पनीर है वो किससे बनाया जाता है? पनीर दूध से ही बनाया जाता है ना। तो दूध उत्पाद ही है ये पनीर। क्या है? ये दूध उत्पाद है, मतलब दूध से ही इसको तैयार किया जाता है। तो पनीर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कच्चा पनीर भी होता है, पका हुआ पनीर भी होता है ना। रॉकफोर्ट पनीर होता है जो भेड़ों के दूध से तैयार किया जाता है, और एक होता है
कैमेम्बर्ट पनीर। तो हम यहाँ पर जनरली अगर कच्चा पनीर और पका पनीर को देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पकी हुई जो पनीर है वो कैसे बनाई जाती है। पकी पनीर, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड का जो पनीर खाया जाता है वो किस टाइप का होता है, पका पनीर ही कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दूध, है ना, क्योंकि जो पनीर है वो दूध से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, दूध तैयार किया जाता है ना। फिर उसमें दूध में यहाँ पर हम लिख लेते हैं पनीर बनाने के लिए दूध। तो कौन सा दूध लिया जाता है यहाँ पर, पका वाला, जो उबाल कर उसको रखा जाता है। तो पका वाला दूध लिया जाता है। उसमें फिर क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड मिलाया जाता है। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो यहाँ पर दूध में क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड मिलाया जाता है, जो किस में पाया जाता है, दही या नींबू के रस में। तो इस प्रकार से पके हुए दूध में पहले क्या किया जाता है, दही या नींबू को मिलाया जाता है, मतलब उसमें लैक्टिक एसिड मिलाते हैं। लैक्टिक एसिड मिलाया। फिर जब आप देखते हैं कि दूध में यदि किसी भी खट्टे चीज़ को डाल दिया जाता है तो दूध क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। तो यहाँ पर जब लैक्टिक एसिड मिलाया गया उसके पश्चात जो दूध का लैक्टोज शुगर होता है, लैक्टोज शुगर या शर्करा किस में चेंज हो जाता है, चेंज टू लैक्टिक एसिड में, जिससे दूध दही में पहले परिवर्तित हो जाता है। तो जो लैक्टोज शुगर होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। इसके पश्चात जब वो दूध जो है वो उसका लैक्टोज शुगर जब लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, मतलब दूध क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। तो उसमें रेनेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, रेनेट मिलाया जाता है। दूध में रेनेट मिलाया जाता है। अब ये रेनेट क्या होता है, तो रेनेट बच्चों का जो मतलब गाय के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसके जो बछड़े होते हैं उसके अमाशय में जो जमा हुआ दूध होता है उसको रेनेट कहा जाता है। बछड़ों के अमाशय, तो रेनेट किसको बोलते हैं, बछड़ों के अमाशय में जमा हुआ दूध, उसको क्या किया जाता है, उस दूध में, फटे हुए दूध में मिलाया जाता है। इसके पश्चात ये जो रेनिन होता है वो क्या करता है, रेनिन एंजाइम सीक्रेट करते हैं। रेनिन एंजाइम सीक्रेट होता है। उसके बाद दूध क्या होने लगते हैं, कोगुलेट होने लगते हैं। जो मिल्क है वो क्या होने लगते हैं, कोगुलेट होने लगते हैं, मतलब वो जमने लगते हैं। दूध क्या होने लगते हैं, जमने लगते हैं। इसके पश्चात अब दूध पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जम जाता है। तो जैसे ही दूध जमता है उसके बाद उसको क्या कर लिया जाता है, छन्नी से छान लिया जाता है। और छान कर जो उसमें पानी वाला भाग होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। और जितने भी जो दूध कोगुलेट हुए रहते हैं, जो जमे हुए या फटे हुए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, छन्नी से छान कर उसको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसको किसी भी प्लेट वगैरह में या जो भी पनीर के लिए जो आता है उसमें क्या कर देते हैं, उसको जमा देते हैं। फिर उसको टुकड़ों में काट कर छानने के बाद उसको क्या कर देते हैं, छानने के पश्चात आपने घर में भी अगर बनाकर देखा होगा तो छानने के पश्चात आप क्या करते हैं, उसको जमा देते हैं, है ना। उसके बाद जमाने के बाद उसको पीसेस में काट कर उसको एक विलियन में डाल दिया जाता है। और उस विलियन का नाम होता है ब्राइन विलियन। ब्राइन विलियन में डुबा देते हैं, ठीक है। उसको टुकड़ों में काटने के पश्चात उसको ब्राइन विलियन में डुबा दिया जाता है। तो ये ब्राइन विलियन क्या होता है, ये एक नमक का विलियन होता है। क्या होता है, ये नमक का विलियन होता है, जिसमें उस पनीर के पीसेस को काट कर डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो पनीर होते हैं, यदि उसमें पानी की मात्रा है या कुछ नमी है तो वो क्या हो जाती है,
हट जाती है और इसके पश्चात जो उसमें अगर उसको लंबे समय तक रखने में भी काम आता है। तो यदि इस विलयन में डाल दिया जाता है तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो क्या होने लगते हैं, उसमें वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे वो खराब नहीं हो पाता है और उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ब्राइन विलयन में डुबा देते हैं, जिससे फिर लास्ट में पकी हुई पनीर तैयार हो जाती है। पकी पनीर रेडी। ओके, तो इस तरीके से पकी हुई पनीर तैयार की जाती है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही उपयोग में आता है। कौन सा जीवाणु के द्वारा दूध को फटाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही जीवाणु इसमें भी उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पकी पनीर बनाने के लिए पका हुआ दूध लिया जाता है। उस दूध में दही या नींबू डाला जाता है या डायरेक्ट लैक्टिक एसिड भी डाल सकते हैं, जिससे जो लैक्टोज शुगर होता है दूध का वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। उसके पश्चात उसमें रेनेट मिलाया जाता है। रेनेट जो है वो रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जिससे दूध क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं और वो फटने के पश्चात जम जाते हैं। उसके पश्चात उसको छान कर उसके पानी को अलग कर लिया जाता है और फिर उसको जमाने के पश्चात उसको टुकड़ों में या पीसेस में काट दिया जाता है। उसके पश्चात उस कटे हुए टुकड़ों को ब्राइन विलियन में डुबा दिया जाता है। ये विलियन एक नमक का विलियन होता है, जिसकी वजह से जो इसमें नमी अगर है तो वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वो अधिक समय तक टिका रहता है। तो इस तरीके से पकी हुई पनीर तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हम पनीर का दूसरा देख लेते हैं कि कच्चा पनीर कैसे बनाया जाता है। जो पकी हुई पनीर होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब जो कच्चा पनीर होता है वो क्या है, इजी होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दूध में दही या नींबू का रस मिलाते हैं। तो दूध में सबसे पहले क्या डाल दिया जाता है, दही या नींबू को मिला दिया जाता है। जिसके पश्चात क्या होता है, जिसके पश्चात जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, है ना। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, दूध के जो लैक्टोज शुगर होते हैं, लैक्टोज शुगर चेंज टू लैक्टिक एसिड। तो जैसे ही दूध जो है वो लैक्टिक एसिड, जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड का क्या करने लगते हैं, सिक्रेशन करने लगते हैं और लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिससे दूध क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। मिल्क कोगुलेशन मतलब वो जमने लगते हैं, जम जाते हैं, जिसके पश्चात उसको छानकर पनीर तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से कच्चा पनीर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेन यही है, बैक्टीरिया का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। आजकल क्या करते हैं कि कच्चा पनीर बनाने के लिए पनीर कल्चर पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। तो उस कल्चर में पहले से लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होते हैं उसको मिला दिया जाता है और फिर उस सॉल्यूशन को डायरेक्ट दूध में डालकर उसको दूध को जमा दिया जाता है और उसको फिर छानकर पनीर तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से पनीर बनाया जाता है। तो पनीर में भी सूक्ष्मजीवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखते हैं योगर्ट। योगर्ट किस तरीके से बनाया जाता है। तो योगर्ट जो है वो भी दूध से ही बनाया जाता है। योगर्ट क्या है, दूध उत्पादक है, ये दूध से तैयार किया जाता है। तो ये जो है वह लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया के द्वारा ही ये भी तैयार किया जाता है। तो इसके जीवाणु का हम नाम लिख लेते हैं जिसके द्वारा योगर्ट तैयार किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, इसकी जाति होती है बल्गैरिकस। एक और होता है स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो दो बैक्टीरिया होते हैं जो योगर्ट का निर्माण करते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको ये दोनों सामने की उसकी जो प्रजाति होती है उसका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो योगर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको दूध में जब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं जिससे योगर्ट तैयार होता है। तो योगर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि जब दूध उबाला जाता है तो उसको 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या करते हैं, किण्वन किया जाता है। जैसे ही दूध उबलता है उसके बाद जब वो 40 से 60 डिग्री के बीच में जब उसका ताप होता है तब उसमें लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस ये दोनों जीवाणु क्या करते हैं, उसका किण्वन करते हैं। उसके पश्चात 3 से 4 घंटों के बाद वो क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड की गंध आने लगती है। तो ये दोनों जीवाणु क्या करते हैं, दूध में क्या करते हैं, 3 से 4 घंटे के बाद 3 से 4 घंटे के बाद योगर्ट तैयार हो जाता है। तो दूध में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है और उसमें किसकी गंध आने लगती है, फॉर्मेल्डिहाइड की। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड का गंध आने लगता है तो समझ आ जाता है कि योगर्ट बनकर तैयार हो जाता है। योगर्ट जो है वो एक दही के समान ही होता है, लेकिन ये बहुत ही चिकनी होती है, मतलब एक मलाई के समान दिखाई देती है। इसको जनरली विदेशों में यूज़ किया जाता है। इसको ब्रेकफास्ट के रूप में भी जो विदेश के लोग रहते हैं उन लोग योगर्ट को ही खाते हैं। तो इसको घरों में भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन जो बाहर विदेशों में इसको तैयार किया जाता है तो वो एक व्यापारिक स्तर पर ये बनता है। तो इसका मेन हमको जीवाणु को ही याद रखना है कि किस जीवाणु के द्वारा योगर्ट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं ब्रेड। तो आप सभी ब्रेड से परिचित हैं कि ब्रेड जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसमें ईस्ट डाला जाता है ना। तो ब्रेड जो है वो किससे तैयार किया जाता है, गेहूं के आटे से। गेहूं के आटे से ब्रेड को तैयार किया जाता है। अभी तक जिसे पहले तक पढ़ रहे थे वो सभी दूध उत्पादक थे, लेकिन जो ब्रेड होता है या बिस्किट वगैरह जो भी हैं वो क्या किससे बनाए जाते हैं, गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं। इस गेहूं के आटे में क्या करते हैं, ईस्ट को डाल दिया जाता है ना। मेन इसमें क्या रहता है, ईस्ट ही है। यह एक कवक होता है जो इसको गेहूं के आटे को क्या कर देता है, किण्वन करके उसको फुला देता है ना। उस ईस्ट का नाम होता है सैकेरोमाइसिस सिरेविसी। तो गेहूं के आटे में इस ईस्ट को मिलाकर क्या कर दिया जाता है, उसको गूंथ दिया जाता है। गूंथने के पश्चात उसको कुछ समय तक रख दिया जाता है, या जैसे कि अगर रात को रख रहे हैं तो उसको सुबह बनाया जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब ईस्ट को डालकर उसको आटे को गूंथ कर रख दिया जाता है, उसके बाद कुछ घंटों के पश्चात इनमें क्या उठने लगती है, खमीर उठने लगती है ना। जो गेहूं का आटा होता है उसमें क्या उठने लगता है, खमीर, मतलब लसलसे टाइप के हो जाते हैं वो। खमीर उठने लगता है कुछ समय पश्चात। कुछ समय बाद गेहूं के आटे में खमीर उठने लगते हैं। आपने इडली ढोकला अक्सर घर में बनाते ही हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक लसलसे टाइप के हो जाते हैं, उसमें खमीर उठने लगते हैं। तो खमीर उठने का कारण है ईस्ट, है ना। ईस्ट के द्वारा ही वो खमीर उठता है, मतलब वो जो गेहूं का आटा रहता है वो पूरी तरीक़ा से किण्वित हो जा रहता है। उसके पश्चात जब उसमें खमीर उठता है तो ये जो ईस्ट होता है वो एक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब खमीर उठता है तो जो ईस्ट रहते हैं वो CO2 गैस का उत्पादन करने लगते हैं, CO2 गैस उत्पन्न होने लगते हैं। इसी CO2 गैस के कारण से ही जो ब्रेड वगैरह जो बनाया जाता है तो गेहूं का आटा इसी वजह से फूल जाता है ना। इसकी वजह से जब ब्रेड बनता है तो वो फूला फूला रहता है और उसके बीच में जो गोले गोले जो खाली जगह होते हैं वो इसी CO2 के बुलबुले के ही कारण से होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है जाइमेज एंजाइम। ईस्ट क्या करता है, जाइमेज एंजाइम स्रावित करता है। जब किण्वन की प्रक्रिया होती है उस दौरान
ये जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, जाइमेज एंजाइम स्रावित करते हैं। ये जाइमेज एंजाइम जो है वह आटे में ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को, आटे का जो ग्लूकोज होता है उसका किण्वन कर देता है ना। क्या कर देता है, उसका किण्वन कर देता है। और किण्वन के पश्चात एथिल अल्कोहल और CO2 के बुलबुले बनने लग जाते हैं। तो वो ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है, एथिल अल्कोहल व CO2 का बुलबुला। इसी वजह से जो बिस्किट वगैरह या ब्रेड वगैरह होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। उसका कारण ही ये है कि CO2 का बुलबुला बनने लगता है। तो इस तरीके से जो ब्रेड है वो ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। जब उसको ईस्ट डालकर उसको किण्वन किया जाता है तो उसमें खमीर उठता है और CO2 गैस उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से आटा फूलकर उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। जब आप किसी भी चीज़ को भिगा कर रखते हैं तो कुछ समय बाद उसको देखिएगा तो वो पूरे क्या हो जा रहते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 गैस भर जाते हैं। ईस्ट जो है वो जाइमेज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और जो गेहूं के आटे होते हैं उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। तो वो ग्लूकोज किण्वन के पश्चात एथिल अल्कोहल और CO2 के बुलबुलों में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से गेहूं का आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और जो ब्रेड वगैरह बनाया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फूले हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से था ये ब्रेड, जो कि सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किया जाता है। अब अगला हम देखते हैं कि इडली ढोकला किस तरीके से बनाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि इडली डोसा या जो ढोकला वगैरह है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप सभी खाते हैं इसको, आप सभी से परिचित होंगे कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। हम जनरली रूप से क्या करते हैं कि चावल आटा या फिर जो उड़द दाल होता है उसको क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमको बनाना रहता है तो हम रात में उसको भिगा देते हैं। भिगाने के पश्चात जब उसको सुबह देखते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जा रहती है और उसमें खमीर उड़ जाता है। तो क्यों हम उसको भिगा कर रखते हैं, तुरंत तो बना सकते हैं ना। उसका कारण यही है कि हम उसको किण्वन करने के लिए रख देते हैं। ये जो इडली ढोकला होता है या ब्रेड है, ये सभी किण्वन के पश्चात ही बनाए जाते हैं। मतलब जो इसमें जीवाणु होते हैं वो चावल दाल और जो चावल के आटे होते हैं और जो उड़द दाल होते हैं उसको क्या कर देते हैं, हम भिगा कर रखते हैं। तो उसको जब हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें किण्वन होता है, यानी कि उसको सड़ाया जाता है। सड़ाने के पश्चात उसमें क्या होता है कि खमीर उठने लगते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं और उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी जो जीवाणु हैं वही जिम्मेदार होते हैं, वो किण्वन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यदि देखेंगे तो जो ये इडली ढोकला जो है वो किससे द्वारा बनाया जाता है, किण्वन से ही प्राप्त किया जाता है। और किण्वन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फर्मेंटेशन या उसको सड़ाना। सड़ाना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो इसके लिए सूक्ष्म जीव है ना, इसके लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस फैकिलिस, ये एक बैक्टीरिया हो गया। इसमें और भी बैक्टीरिया हैं जो इसमें मदद करते हैं। पेडियोकोकस, सेरेवेसी। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इडली ढोकला बनाने के लिए ये सूक्ष्मजीव योगदान करते हैं। तो ये बनता कैसे है, तो चावल व उड़द दाल को भिगाकर रख दिया जाता है ना। क्या करते हैं, जनरली चावल आटा या उड़द दाल जो पिसा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, पानी में भिगाकर रख देते हैं। या उड़द दाल को पीसते भी नहीं है, उसको यदि सुबह रात को अगर भिगा के रखते हैं तो उसको भीगते तक उसके बाद ही तो उसको पीसते हैं, है ना।
तो दोनों को क्या करते हैं, पानी में भिगाकर रख दिया जाता है, इनके आटे को। उसके बाद कुछ घंटों बाद इसका जो घोल बनता है ना, चावल आटा या उड़द दाल का जो घोल रहता है उसको पानी में भिगाकर रख दिया जाता है। उसके बाद कुछ घंटों पश्चात जो इनका घोल होता है गाढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, गाढ़ा हो जाता है और उसमें खमीर उठने लगते हैं। इसका कारण है, खमीर उठने का कारण है कि उसमें किण्वन हो चुका रहता है ना। तो इस तरीके से जब इनमें खमीर उठता है मतलब उसका किण्वन हो चुका रहता है। और किण्वन कौन सा जीव करता है? स्ट्रेप्टोकोकस, फैसिलेज बैक्टीरिया और पेडिकोकस, ये दोनों बैक्टीरिया हैं जो इनका किण्वन करते हैं। उसके पश्चात फिर इडली, डोसा या उपमा तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि बहुत सारे घरेलू उत्पाद सूक्ष्मजीवों से बनाए जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उद्योगों में किस प्रकार से सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण होते हैं।